to the Jaya Show. Dreams, passion and your overseas Indian story. आपकी प्रवासी भारतीय कहानियां। इस मंच पे हम लेके आ रहे हैं ऐसे ऐसे रोमांचक कहानियां उन प्रवासी भारतीयों की जिन्होंने भारत से जाके अपने और भारत का नाम बहुत रोशन किया। आइए आज मिलते हैं श्री हरजीत सिंह ढिल्लन से, जो हांगकांग के बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं और यहाँ ज़्यादातर लोग उन्हें गोरा ढिल्लन के नाम से जानते हैं। नमस्ते गोरा जी एंड वेलकम टू आवर शो। नमस्ते जया जी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए आपके शो में। अब आप गोरा जी हमें ये बताइए कि आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं और जब आप वहाँ बड़े हो रहे थे तो ऐसी कुछ घटनाएं जिनका आपके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा हो। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में लुधियाना के पास हमारा गांव है छोटा सा। तो वैसे तो गांव का नाम है टुड्डी के, और वहाँ पे फ्रीडम फाइटर बहुत हुए। 13 फ्रीडम फाइटर थे और फिर एक 13 फ्रॉम माय विलेज। 13? हाँ। अच्छा। और देन एक लाला लाजपत राय, दैट एवरीवन नो, ही आल्सो बोर्न हमारे गांव में पैदा हुए थे वो भी। अच्छा, क्या नाम है गांव का? टुड्डी के। टुड्डी के। हाँ जी। अच्छा। देन जस्ट तो चल रहा था नॉर्मल लाइफ। जैसे मोस्टली हमारे तो वहाँ पे क्या होता है पंजाब में, तो आई विल से 99% कह सकता हूँ कि फार्मर्स है। हाँ। क्योंकि वो पुश्तों से चलता आ रहा है बिजनेस, किसान है। ठीक है, हम लोग भी वैसे ही, वो तो एक बोल दो कि फैमिली बिजनेस है। तो चलता। बट देन टाइम चेंज हो रहा है, चाहे आपको दिख रहा है कि अभी फार्मिंग में काफी दैट लॉस भी हो रहे हैं। या कुछ भी है तो एवरीवन हर एक सोच रहा है कि मैं चेंज करूं, क्योंकि मैं अभी थोड़ी लाइन नहीं में जाऊं। वैसे ही तो जैसे ही स्टडी हमारी कंप्लीट हुई, कंप्लीट तो क्या हुई, 12+2 किया है मैंने। अच्छा। जो गांव के स्कूल में होती है नॉर्मली। देन जॉब सर्च शुरू हो जाता, हर एक का ही होता है। तो बस हम भी ढूंढ रहे हैं। एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गया कंपाउंडर का, वहाँ कंपाउंडर लगे। अच्छा। फिर साथ में जैसा जैसा भी मिलता गया काम, कोई काम छोटा नहीं, जो भी आया करते गए। अच्छा। करते करते देन फिर हांगकांग कैसे पहुंचे? हांगकांग में कुछ काफी रिश्तेदार पहले से थे। अच्छा। और जब रिश्तेदार यहाँ से जाते थे तो हम लोग उनको देखते थे। उनका तो कि अलग तरह का ही उनका बोलने का तरीका चेंज हो जाता है सब कुछ। तो हम लोग भी एक्साइटेड होने लग जाते कि यार मुझे भी जाना है वहाँ पे। अच्छा। चलो, रिलेटिव ने सपोर्ट किया कि जैसे स्पॉन्सरशिप हो गई, जहाँ पे आ गए। ठीक है। फिर आके जहाँ पे, तो उन दिनों हांगकांग आना आसान था? वीजा मिल जाता था आसानी से? वीजा तब थोड़ा इजी था। अभी काफी टफ है, लेकिन अभी भी अगर आप राइट वे में आ रहे हो तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो फिर आप हांगकांग पहुंचे वीजा लेके। आप कितने साल के थे जब आप हांगकांग पहुंचे? हांगकांग में मैं पहुंचा 25 साल का था। अच्छा, जब मैं हांगकांग में। 17 साल हो गए? 17 साल में हो गए। तो आप हांगकांग पहुंचे और फिर हांगकांग में आके आपने क्या किया? किस तरह से शुरुआत की अपने व्यवसाय यात्रा? कैसे शुरू हुई आपकी? पहले तो एक चीज मैं और ऐड करता हूँ कि मैं जब फर्स्ट डे घर से निकला था ना, वो 12 जनवरी थी। पंजाब में बोलते लोहड़ी का दिन था। हाँ जी। तो घर वालों ने बोला कि 12 की क्यों करवा रहा है, आगे करवा ले 2 दिन, लोहड़ी देख के चला जाना। मैंने बोला बहुत देख ली लोहड़ी, अभी तो बस फोकस करना है आगे जाके। हाँ जी। तो मैं लोहड़ी के दिन ही घर से निकला था। तो उसके बाद तो जहाँ पे स्ट्रगल तो कहीं भी जाओगे करना ही पड़ेगा। लेकिन चाहे इंडिया में स्ट्रगल करते थे, इंडिया में भी वो भी स्ट्रगल ही था। आप दिन भर खेत में काम कर रहे हो या साथ में और कर रहे हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि यार आप तंग हो गए हो, जो मतलब नॉट फील बेटर वाली ऑप्शन। ऐसी कुछ नहीं था। ठीक है, काम कर रहे थे तब भी हंस खेल रहे थे। फिर यहाँ पे आया जहाँ पे बहुत हार्ड वर्क किया, 20 घंटे 22 घंटे काम। 3 घंटे 4 घंटे सो गए। दैट वो एज भी होती है, वही आपको होता है। तो जब आप हार्ड वर्क करते हो तो ऑटोमेटिकली भगवान तो देता ही देता है। तो आप हांगकांग आए 25 साल की आयु में, और अब आप उस समय चाह रहे होगे कि मैं अपना यहाँ बिजनेस करूं। तो आपने किस तरह से अपने बिजनेस की जर्नी शुरू की?
क्या शुरुआत? बिजनेस की जर्नी तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करता था। अच्छा। और कुछ देर मैंने एक ग्रोसरी स्टोर की भी गाड़ी चलाई। अच्छा। मैंने 2 साल उनकी ड्राइविंग की। अच्छा। तो ऐसे देखते थे, फिर एक दिन था कि नहीं, करना है तो खुद का ही करना है। अच्छा। और जैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस पैसे से नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इतना इकट्ठा करूंगा देन आई विल स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूंगा बिजनेस। बिजनेस पैसे से नहीं होता, एक जुनून चाहिए। बिल्कुल। पैसा अपने आप आ जाता है। अच्छा। और जब मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास तो जब मैंने बोला डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है, तो मेरे पास तो 10,000 हांगकांग डॉलर था, जिससे कि मैं डिपॉजिट भी नहीं दे सकता था अपने ऑफिस का। अच्छा। बिजनेस करना तो दूर की बात है। हाँ, हाँ। लेकिन जब ठान ली करना है तो करना ही करना है। हाँ। तो कोई दोस्त है, उन लोगों ने हेल्प किया। उन लोग एक सबसे आपकी जरूरी है कि आपकी इमेज ऐसी चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव में, कि वो ट्रस्ट करते हो आपके कि ये आदमी कुछ कर सकता है, देन दे विल सपोर्ट यू। तो उन लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया धीरे धीरे। तो आपकी स्टार ग्रोसरी जो आप यहाँ रन करते हैं और जिसके ब्रांचेस 7 जगह हैं हांगकांग में आज के डेट में, ये शुरुआत आपने कैसे की? जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस शुरू किया, राइट। हाँ। तो फर्स्ट तो 6 महीने बड़ा अच्छा गया वो। हाँ। बीच में एक दो यूएस की कंपनी थी कोई टेक्सास से, तो वो चीट कर गए। अच्छा। कंपनी वो बंद हो गई तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। अच्छा। फ्री बैठे हैं, या तो 2 ही काम है, या तो आप सोचते रहोगे तो और स्ट्रेस बढ़ेगा। हाँ जी। तो देन सोचा कि यार फ्री क्यों बैठना है, क्योंकि शुरू से इंडिया में देखते आए कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढते थे कि अगर ये डाउन हो गया तो ये आगे अप होगा, राइट। तो चलो साथ में जगह पड़ी है, ग्रोसरी का रख लेते हैं। किसी से पास में दुकान है, वहां पे बहुत से मिराडोर में थे स्टोर। अच्छा। तो वहां से लेके ग्रोसरी रख ली। तो खुद ही फोन सुनते थे, खुद ही पैक करते थे, खुद ही डिलीवरी करके आते थे। अच्छा। राइट। तो देन धीरे धीरे टीम बढ़ती गई। हाँ, हाँ, हाँ। तो काफला जैसे बोलते हैं कि डे बाय डे, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स उस समय फिर बिल्कुल ही डाउन हो गया। हाँ। तो पूरे का पूरा फोकस ग्रोसरी पे शिफ्ट हो गया। तो ग्रोसरी बिजनेस जब आपने हांगकांग में शुरुआत किया, तो किस तरह की ग्रोसरीज, मतलब ये हरी सब्जियां थी या ये एक्चुअली मसाले थे, दाल और चावल और इस तरह के ग्रेन्स थे, किस तरह का? डेली नीड्स, जो अपने इंडिया में हम हट्टी बोलते हैं। हाँ। किराने की अच्छा। अगर देखा जाए तो हट्टी, अगर ना वर्ड बड़ा छोटा होता था। हाँ। आज एमडीएच क्या था, महाशय दी हट्टी। हाँ। और एमडीएच वर्ल्ड में आज पूरी बना हुआ है, राइट। हाँ, हमारे लिए तो एक बोल सकते कि बहुत कुछ सीखने से मिलता है हमको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी टाइप का था। बाद में धीरे धीरे बढ़ता तो आप सारा सामान इंडिया से मंगाते थे? पहले इंडिया से था, अभी तो वर्ल्ड वाइड ही है। तो जब सामान मंगाते, हांगकांग में सामान मंगाना, माल मंगाना आसान है? बहुत इजी है। ये अलाउ करते हैं जैसे हरी सब्जियां वगैरह? बहुत इजी है। एवरी वीकली 2 से 3 बार हमारी आती है सब्जियां। अच्छा। आती हैं इंडिया से। वैसे कई कंट्रीज में रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्ट हैं। नहीं, हांगकांग तो ऐसा नहीं है। हांगकांग तो इसीलिए तो इजी है कि अच्छा। मैं तो कहूँगा कि बिजनेस करना हो तो हांगकांग ही है, नहीं तो हम लोग भी कर रहे हैं। अभी हम वियतनाम में कर रहे हैं, अभी बाकी भी कंट्री में कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे अभी रिस्ट्रिक्शन इतनी है कि वियतनाम में भी आप चले जाओगे ना। अच्छा। तो बहुत ज्यादा है। हाँ। तो जो जहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो हांगकांग से आपने अब जो है, आपके यहाँ 7 स्टोर हैं और अब वियतनाम में आपके 2 हैं, मकाओ में आपने एक खोला है, चाइना में भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में भी खोल लिया। तो आप जो इतना स्केल कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि आप हांगकांग बेस्ड हो इसीलिए स्केल करना आपके लिए आसान है, कि नहीं अगर कोई बंदा दूसरे अपने इंडिया से भी मान लो डायरेक्टली करना चाहता हो तो बराबर आसान है? इंडिया में तो मैं नहीं बोलूंगा कि इंडिया से आसान है। इंडिया से दैट्स नॉट इजी। तो ये चीज एक बहुत अच्छा कि जरूरत कब होती है एक बिजनेसमैन को, जब कोई ऐसा क्राइसिस आता है जैसे अभी चल रहा था टाइम, कोविड का टाइम था। ठीक है, इस समय जरूरत होती है गवर्नमेंट की सपोर्ट की। तो जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हाँ। बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ बैठ के आपके लिए उन सब देशों में बहुत इजी है। और आप कैंटनीज बोल लेते हैं? जी, अराउंड 70% बोल सकता हूँ। तो जैसे अब आपने स्टोर खोला मकाओ में, चाइना में, तो वो यहाँ बैठे बैठे आप कैसे चला रहे हैं? अभी तो
एक तो है कि टेक्नोलॉजी अभी बहुत बढ़ गई है, राइट, तो आपका डेली कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है उनसे, चाहे आप मकाओ रख लो, चाहे वियतनाम रख लो, तो हम लोग बोलेंगे कि जस्ट विद इन सेकेंड में आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। अच्छा। और दूसरा है कि जैसे हांगकांग में हम लोगों को चाइनीस आती है, तो चाइना बिजनेस करना बड़ा इजी है, जहाँ से 35 मिनट लगते हैं मेरे चाइना ऑफिस में। लेकिन अदरवाइज मकाओ जाना है तो 1 घंटे में आप मकाओ पहुंच जाते हैं। वियतनाम जाना है 1.5 घंटे की फ्लाइट वियतनाम की है। वो आप इंडिया से नहीं कर पाओगे। अगर आप इंडिया में पंजाब में बैठ के आप बोलोगे हैंडल करना है, पंजाब से दिल्ली जाने के लिए आपको 8 घंटे लग जाएंगे। तो एक बिजनेसमैन के लिए पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो। तो आप जब हांगकांग आए और आपने अपनी व्यवसाय जर्नी शुरू की, यात्रा शुरू की, तो आप इंडियन हो और हांगकांग में एसेंशियली चाइनीज जनता है, आपको क्या क्या चैलेंजेस आए बिजनेस के फ्रंट? मतलब अगर आज कोई इंडिया से आके सोचे कि मैं अपना व्यवसाय शुरू करूं, तो आपके हिसाब से उसको क्या दिक्कतें आ सकती हैं? किस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा? चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस तो मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ 1% 2% तो आपको इग्नोर भी करने पड़ेंगे अगर आपको कुछ करना है। वैसे नहीं लगता कि हांगकांग में इस तरह का कोई, हो सकता है कोई और फेस कर रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई कभी ऐसा चैलेंजेस नहीं फील हुआ मुझे। अच्छा। कभी भी नहीं, मैं तो कैसा था कि ऐसा इस तरीके का। अच्छा। या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो या कुछ हो, बहुत कंट्रीज में सुनते हैं कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है फॉरेनर्स के साथ, ऐसा कुछ नहीं पर है। यहाँ अगर आपको भाषा नहीं आए, कैंटनीज नहीं आए, तो तब भी आप बिजनेस चला सकते हो? कोई इशू नहीं है। अच्छा। कोई इशू नहीं। बहुत सारे अभी भी इंडियन स्टोर ऐसे हैं जिनको एक वर्ड्स नहीं आता। हाँ, और उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो काफी सारे अब और इंडियन स्टोर्स हैं हांगकांग में, पर स्टार मार्ट का अभी भी बहुत ज्यादा नाम है, बहुत एस्टैब्लिश्ड है। तो आप बताइए गोरा जी कि आपने ऐसे क्या मेथड्स यूज किए जो स्टार मार्ट हमेशा से बिल्कुल टॉप ब्रांड रहा है, और आप अपने आप को कैसे इतने कंपेटिटिव मार्केट में डिफरेंशिएट करते हो? नहीं, मैं तो कहूँगा मेथड ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको ग्रो करना है ना, तो जो आपके चाहे दूसरे भी कंपटीटर भी है ना, आपको उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी है हांगकांग में, हम सिर्फ रिटेलर नहीं है, और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर मैं किसी प्रोडक्ट दूसरे स्टोर, इंडियन को स्टोर को दे रहा हूँ, तो मैं उस तरीके से उसको देता हूँ ताजो दे कैन आल्सो कि अच्छा कमा सकें वो, सरवाइव करने के लिए। ये नहीं कि उनको डुबोने के लिए। अच्छा। जिस दिन मैंने ये स्ट्रेटजी अपना ली कि मैं इसको साइड पे कर दूंगा, इसको साइड पे कर दूंगा, उस दिन मैं भी डूब जाऊंगा। अच्छा। तो बेस्ट है कि सबको साथ में लेके चलो, तो मच बेटर है कि ऐसे। तो आपके 7 लिमिटेड कंपनीज हैं यहाँ जी, तो जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या मतलब क्या क्या आपकी बाकी कंपनीज करते हैं? अलग अलग है कंपनीज की, जैसे एक तो स्टार मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज आ गई। ये सारे ढिलन ग्रुप ऑफ कंपनीज में? ढिलन ग्रुप ऑफ कंपनी के लिमिटेड के अंदर ही है। अच्छा। ढिलन ग्रुप तो मेन कंपनी है, मदर्स कंपनी। अच्छा। जो कि हमारी दूसरी कंपनी है, चाहे वियतनाम में जो भी कोई फंडिंग करनी है उनको पैसे फाइनेंस के तौर पे, जब बाकी को भी करती है, और वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट भी वही करती है। अच्छा। इंपोर्ट करके बाद में बाकी कंपनीज को हम दे देते हैं, वो अपना शेयर लेके साइड पे हो जाता है। अच्छा। और क्या होता है कि ढिलन ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम है इंडिया में जो जितने बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं इनमें, जैसे आप बोल रहे कि आप कैसे मकाओ कर रहे हो, जैसे कैसे ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो, एक नए आदमी के लिए हो सकता काफी मुश्किल हो। अगर आप हांगकांग में बेस्ड हैं, जहाँ आपके पास इतने मैन्युफैक्चरर्स के कनेक्ट में हो। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे थे तो हम ये 4 ब्रांड वहां पे ले गए, ऑस्ट्रेलिया में ले गए, राइट। तो वो चीज एक बेनिफिट देती है। मैंने बोला ठीक है, मैं एग्जांपल में एक बोल दूं, मैं ये ब्रांड का हूँ, हल्दीराम का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं हल्दीराम को वियतनाम में भी ले गया, मैं वहां ले गया। इस तरीके से थोड़ा इजी हो जाता है बाद में। तो हाँ, हाँ, हाँ। तो आपकी दूसरी लिमिटेड कंपनीज और क्या क्या कर रही हैं? उसमें एक है हमारी इन्नेट आयुर्वेदा। अच्छा। एक्चुअली वो उसका आयुर्वेदिक जो है ना, अपने खादी नेचुरल, हाँ जी, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और मेडिमिक्स और जितने भी खाद्य आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। अभी तो फिलहाल वही कर रहे हैं उसमें। हाँ। और बहुत जल्दी उसमें एक आयुर्वेदिक सेंटर भी लेके आ रहे हैं हांगकांग में। अच्छा। तो होपफुली के कोई देख रहे बड़ी, क्या पूरी होलिस्टिक सेंटर होगी जहां लोग जाके एक आध दिन जाके काफी दिन तक रह सकते हैं। जैसे अच्छा। ये
हॉनेस्टली देखा जाए तो हम लोग इसको बहुत लक्सरी नहीं बना रहे। अच्छा। लक्सरी तो हर एक लोग तंग आ गए, जिसको रिलैक्स होना है ना जाके। जब हम लोग थाईलैंड में क्या जाते हैं, हम लक्सरी लाइफ के लिए थोड़ी जाते हैं, हम तो बीचेस के लिए जाते हैं। उसी तरीके से आपको कल कोई पंचकर्मा किसी को करवाना है, किसी का कोई ट्रीटमेंट किस चीज का करवाना, मेडिकली ओरिएंटल होगा। जब इंडिया से आए थे तब तो ऐसा था कि अगर 5-10 लाख रुपए बन जाए तो बहुत है। आज 1 मिलियन से ऊपर सिर्फ रेंट ही पे कर रहे हैं, तो एक तो कहीं आपको सेटिस्फेक्शन, साथ साथ में जो ना ये चीज चलती रहनी चाहिए। अब आपने जो है भारतीय होके, चूंकि हांगकांग आपकी कर्म भूमि है, तो आपने कर्म भूमि की सेवा की। अब आप हमें ये बताइए कि आप प्रवासी भारतीय हैं और भारत से बहुत जुड़े हुए हैं, ऐसा आप और क्या क्या करते हैं जिससे आप अपने जन्मभूमि को वापस कर रहे हैं? ऐसी अपनी चीजें बताइए। नहीं, ऐसा जितना होता है ट्राई करते हैं, लेकिन जैसे कुछ काफी इंडिया में एनजीओस हैं, उनसे उनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म्स दे दी, या किसी तरीके का, या लोकल में भी चलती रहती है वो। खुद की भी फाउंडेशन खोली हुई है। अच्छा। डिलन फाउंडेशन। उसके मेरा तो वही था कि हो सकता है जो चीज हमें नहीं मिली, आगे वाली जो है कोई और ना उसके लिए तरस रहा हो, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो, चाहे कहीं भी हो। अगर मेरी मर्द, मैं कभी मंदिर गुरुद्वारे पे भी बिलीव नहीं करता कि वहां पे जाके दान देना, ना मैं किसी को कहता हूँ। आप दान वहां पे दो जहाँ पे जरूरत है। बाकी जैसे मैंने शुरू से हम लोग लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ने का शौक है। और अभी स्टार मार्ट में हम लोग लेके आ रहे हैं नेक्स्ट बुक्स का एक लाइब्रेरी टाइप बना रहे हैं, जिसमें तमिल बुक्स भी आ रही हैं, हर लैंग्वेज की, अगर इंडियन लैंग्वेज, और साथ में इंग्लिश भी आएगी, लेकिन वो जो इंडियन राइटर्स की लिखी हुई है। अच्छा। चाहे आप रजनीश ले लो, चाहे कुछ भी आप किसी भी आचार्य की हो। अच्छा। चाहे वो किसी मुस्लिम राइटर की हो। कोई इसमें, मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ। और कोई इस तरीके का नहीं कि यही, और उसमें क्या, मैं तो बोलता हूँ मैं खुद के बच्चे के लिए ही लेके आ रहा हूँ। इस तरह से आप इंडियन कल्चर से हांगकांग में पले और बड़े होते हुए हिंदुस्तानी बच्चों को इंडियन कल्चर से जुड़े रहेंगे। घर पे हम बोलते हैं, अगर घर पे स्कूटर हो ना, तो घर का बच्चा स्कूटर चलाना सीख जाता है। बिल्कुल। आपके घर पे बुक्स पड़ी है ना, आपका बच्चा 2 साल नहीं पढ़ेगा, 3 साल नहीं पढ़ेगा, एक दिन तो उठाएगा ही। बिल्कुल। तो वही तो स्ट्रेटजी लेके मैं आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर घर के में बुक पढ़ी हो, और कोई, मैं नहीं चाहता कि हम लोग उसमें कोई बिजनेस के लिए नहीं लेके आ रहे। हम लोग उसका कभी डिसाइड नहीं किया। वट एवर $50-40 जो भी करेंगे, आप डिपॉजिट दे जाओ, बुक्स ले जाओ। अच्छा। रेंटल बेस आप बुक्स वापस कर जाओ, डिपॉजिट वापस ले जाओ। नहीं, इट्स टोटली फ्री, बट एक डिपॉजिट होगा। ताकि आप उसको लिमिटेड पीरियड में पढ़ के वापस कर सको। अच्छा। अगर आप एक उसका दूसरा पार्ट भी है, अगर हम लोग ना एवरीथिंग फ्री में भी देना, आगे वाला हो सकता पढ़े भी ना। बिल्कुल। और एक उसके पास शॉर्ट पीरियड है, 2 महीने का रख लोगे, विद इन 2 मंथ आप वापस ले जाओ। तो हमसे अपना पूरा जो डिपॉजिट आपने दिया है, चाहे 50-100 वट एवर, वो वापस ले जाओ, और नई बुक्स ले जाओ, कुछ ले जाओ। ये इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा है। और इससे तो जितने भी प्रवासी भारतीय हांगकांग में मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे हिंदी, पंजाबी या भारत की और भाषाओं में किताबें पढ़ें, उनके लिए बहुत अच्छा और ये तो एक स्टार्टिंग है, और साथ में हम लोग प्लान करेंगे, कुछ रखेंगे सजेशन के लिए। ठीक है, इंडिया में आपको मालूम है कितनी लैंग्वेज है, मीरदाद, मीरा, अच्छा, कुछ जो भी मिल जाए। बाकी हमारे पंजाबी में बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं, और बहुत अच्छे राइटर। साहित्य का आपको बहुत शौक है? अच्छा। अब ऐसी कोई चीज जो आप हांगकांग में करते हो, जो जिससे आप अपने और अपने परिवार को हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़े रखते हैं? मेन तो ये है कि मेरे घर पे जैसे हमारे हेल्पर भी है ना, वो श्रीलंकन है। अच्छा। ठीक है, उसको हिंदी पंजाबी नहीं आती, और हमारा घर पे पूरा बच्चों के साथ हमें पंजाबी में ही बात करनी है। अच्छा। वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे साथ पंजाबी में करेंगे, हेल्पर के साथ जाके इंग्लिश बोलेंगे। अच्छा। क्योंकि इंग्लिश, चाइनीज वो सीख ही जाएंगे। अच्छा। जहां मर्जी चले जाओ, अपने स्कूल से या बाहर से, लेकिन मेन है कि उनको पंजाबी हिंदी सिखाना, जो अपना लैंग्वेज है वहां। अच्छा।
मेरा तो फोकस उसी पे रहता है। मेरी बेटी एक 5 ईयर की है आज, उससे आप जो हमारा होता है ना, जैसे काका का हम लोग उड़ा उड़ा बोल देते हैं, हाँ, हाँ। बोल जाता है। आप चाहे उससे गुरबानी के जो है ना फर्स्ट राउंड हम लोग बोलते हैं पहली पौड़ी। थैंक यू गौरव जी फॉर कमिंग टू आवर शो। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सभी आगे के वेंचर्स के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग।